नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम रोज़ शाम को 7 बजे लेकर के आ रहे हैं आपके लिए क्रांति 1942 बलिया। हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे उन परिस्थितियों को जिन परिस्थितियों में बलिया सबसे पहले आज़ाद हो गया। आज उस श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। पहली कड़ी लेकर के आ रहे हैं संवाद कार्यक्रम में, और आज हम बातचीत करने जा रहे हैं शुभनीत कौशिक से। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिवेदी। स्वागत है आपका संकल्प के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारा बेहद ही खास कार्यक्रम है संवाद में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 1942 की क्रांति की, जिसको हम अगस्त क्रांति भी कहते हैं। चूँकि अगस्त का महीना शुरू हो गया है, तो ये पूरा महीना हम लोग डेडिकेट कर रहे हैं 1942 की क्रांति को। हम हर सप्ताह 1942 की क्रांति के संदर्भ में कुछ चीज़ें लेकर के आएंगे। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिसके बारे में हम आपको जानकारी देते रहेंगे पूरे 1942 की क्रांति के पृष्ठभूमि के ऊपर। आज के संवाद कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं शुभनीत कौशिक जी। शुभनीत कौशिक जी सतीश चंद्र महाविद्यालय में आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इतिहास विभाग में, और एक अच्छी जानकारी है इतिहास के बारे में। शुभनीत जी, हम लोग बातचीत शुरू करें। केंद्र में रहेगा 1942 की क्रांति हम लोग की उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, अगस्त क्रांति पे। लेकिन शुरुआत हम कर रहे हैं इस बात से कि आज जब हमको सारा ज्ञान व्हाट्सएप से ही मिल जा रहा है या फेसबुक वॉल से मिल जा रहा है, तो फिर अब इतिहास की किताबें हम क्यों पढ़ें और हम अपने इतिहास को क्यों जानें? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो आज के संदर्भ में, और भी जो एक पोस्ट ट्रुथ का जो जमाना आज कहा जा रहा है, उसमें ये और भी प्रासंगिक हो जाता है कि जानकारियां तो इंटरनेट के इस युग में बहुत सारी हैं और वो तमाम बिखरी पड़ी हैं, और उसके ज़रिए आप इंटरनेट के ज़रिए आप तमाम स्रोतों तक भी पहुंच सकते हैं। लेकिन चूंकि आपकी विशेषज्ञता नहीं है, तो आप उन स्रोतों में फ़र्क करना नहीं जानते हैं कि क्या वो तथ्यात्मक जानकारियां दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो तमाम आज के समय में हम ये भी देखते हैं कि एक और फेक न्यूज़ भी चल रही हैं, और दूसरी ओर आल्ट न्यूज़ जैसी वेबसाइट भी है जो ये जानकारियां देती रहती है कि कहाँ पे ये सारी बातें हैं। तो उसी तरीके का काम, जैसे कि जिस तरीके का ये जो फेक न्यूज़ को चेक करने वाले लोग आज के समय में ऑनलाइन पोर्टल की अगर हम बात करें या सोशल मीडिया की जो बात करें, तो जो भूमिका वो आज अदा कर रहे हैं, वही भूमिका कुछ हद तक इतिहासकार जो है इतिहास के संदर्भ में या राजनीतिक या सामाजिक इतिहास के संदर्भ में, तथ्यों के संदर्भ में, और जो तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है उसके संदर्भ में इतिहासकार वही भूमिका अदा करता है। तो अब वही बात अगर हम इतिहास पर लागू करें, तो इतिहास हमको एक अतीत की जानकारी तो देता ही है। अतीत से हम क्या सीख सकते हैं, या अपने अतीत और हमारे ये अस्तित्व से भी जुड़ा हुआ एक सवाल है कि हर व्यक्ति चाहता है या कि मैं कौन हूँ, मेरे जो पूर्वज थे वो कौन थे, मैं जहाँ रह रहा हूँ उस जगह का क्या पृष्ठभूमि है, या जिस समुदाय से मैं आता हूँ, जिस देश या जिस राष्ट्र से मैं जुड़ा हुआ हूँ, उसकी क्या अपनी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है। तो वो एक बिल्कुल स्वाभाविक जिज्ञासा है, और इतिहास उस जिज्ञासा को पूरा करने में और बहुत सारी चीज़ें कि हम अपने अतीत से क्या सीख पाते हैं, और उसको एक निरंतरता में अतीत को वर्तमान से जोड़ने का एक सेतु जो है या एक पुल कह लीजिए, वो इतिहास करता है। जी बिल्कुल, इतिहास पढ़ना जरूरी है। और बिल्कुल सही बात आपने कहा कि जब न्यूज़ आता है तो एक अलग से उस पर न्यूज़ बनता है कि न्यूज़ सही है कि गलत है, इस पर जो एनालिसिस होती है। बड़ी बात है। 1942 की जो घटना घटी वो इतिहास में, उसका एक बड़ा महत्व है, और ख़ास करके बलिया के संदर्भ में। तो सबसे पहले तो कि 1942 की क्रांति की पृष्ठभूमि क्या रही? गांधी जी जब करो या मरो का नारा देते हैं, तो किस बेस पर उनके मन में क्या चल रहा था, तो वो पूरी पृष्ठभूमि को हम आपसे जानने और समझने की जिज्ञासा है हमारी, कि उसको आप संक्षेप में थोड़ा बताएं। तो इसका जो पृष्ठभूमि था, जो भारत छोड़ो आंदोलन या जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, तो उसके लिए हमको थोड़ा 3 साल पहले रुक करना होगा कि जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होता है, और ब्रिटेन उसमें जो है भाग लेता है, और मित्र जो राष्ट्र हैं उनके साथ वो अपना जुड़ा रहता है, और एक और ब्रिटेन
फ्रांस जैसे देश हैं, तो दूसरी ओर जर्मनी है, इटली है, ये देश हैं, जापान एशिया से भाग ले रहा होता है। तो और मूलतः ये टकराव जो था वो साम्राज्यवादी जो देशों का अपना टकराव था। भले उसको बाद में कहा गया कि ये तानाशाही के विरुद्ध या नाजीवाद और फांसीवाद के विरुद्ध लड़ाई है, लेकिन इसके मूल में अगर हम देखें तो दोनों जो गुट थे, चाहे वो इन मित्र राष्ट्रों का गुट हो या जो धुरी राष्ट्र कहे जाते थे, जर्मनी, इटली, जापान, इनका गुट हो, तो इनका जो एक साम्राज्यवादी और विस्तार की जो पूरी नीति थी कि जिसमें नए उपनिवेश बनाना, नई जो ऐसी बस्तियां खोज निकालना जहां से हम कच्चे माल की और अपने उद्योगों के लिए कच्चे माल जुटाएं और हमारे उद्योगों से जो माल तैयार हो रहा है उसके लिए नए नए बाजार हमको तलाश करने। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में ये घटना थी और ब्रिटेन चूंकि इसमें शामिल हुआ, और ब्रिटेन के पास जैसे कि हम जानते हैं कि उसका अपना क्षेत्र और जनसंख्या दोनों ही भारत के मुकाबले बहुत ही कम है, और तो संसाधन जो चाहिए थे कि युद्ध में लड़ने के लिए आपको सैनिकों की जरूरत थी, तो सीधे उन्होंने बगैर भारत के जो नेता थे, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे मुस्लिम लीग के हों, उनसे पूछे बगैर उन लोगों ने सीधे भारत को शामिल कर लिया और भारतीय सैनिकों को तमाम जो चाहे यूरोप के मोर्चे हों या जहां अफ्रीका के, एशिया के जो तमाम मोर्चे थे उनमें, और जापान अब विस्तार करने लगा था, वो सिंगापुर, कोरिया पर हमला करते हुए आगे बढ़ रहा था। तो इसी पृष्ठभूमि में हम देखते हैं कि फिर गांधी जी 40 में जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह का घोषणा करते हैं, तो उसमें वो व्यक्ति तक सीमित रहता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति सरकार की नीति की आलोचना करता है और अपनी गिरफ्तारी देता है, और धीरे धीरे जो ये पूरा आगे बढ़ता है तो एक विरोधाभास हमको ये देखने को मिलता है कि एक और ब्रिटेन यह कह रहा था, या ब्रिटेन जैसे जो साम्राज्यवादी देश थे वो यह कह रहे थे कि हम ये लोकतंत्र का युद्ध लड़ रहे हैं, और कांग्रेस के जो नेता थे, नेहरू हों, गांधी हों, वो बार बार इसी विरोधाभास की ओर इशारा कर रहे थे कि आप एक ओर तो लोकतंत्र और आज़ादी की दुहाई देते हैं और दूसरी ओर भारत जैसे देशों को आपने गुलाम बनाकर छोड़ा है, और उनके लोगों को आप उनसे पूछे बगैर जो है सेना में शामिल कर रहे हैं, उन्हें मोर्चे पर भेज रहे हैं। तो एक विरोधाभास तो यह था, और दूसरी ओर जो प्रमुख मांग थी जो है कांग्रेस के नेताओं की कि एक तो हमसे जो पूछे बगैर ये जो निर्णय लिया गया, अब उसके एवज में हमें ये कहा जाए कि स्वतंत्रता हमको मिलनी चाहिए, इसका एक खाका बने, और हमको जो है इसमें जो सरकार बने इस आधार पर राष्ट्रीय सरकार का निर्माण हो और उसमें हमको प्रतिनिधित्व मिले, और कोई भी निर्णय जो भारतीयों से जुड़ा हुआ हो भारतीयों के प्रतिनिधियों के बगैर न लिया जाए। तो ये एक पृष्ठभूमि थी जिसमें फिर हम देखते हैं कि मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन आता है भारत में, जो गतिरोध पैदा हो गया था। लिथिगो वायसराय थे और वो अनसुना कर रहे थे इन मांगों को, जो कि बहुत ही जायज मांगे थी, और उसको लेकर क्रिप्स मिशन आता है और एक तरीके से वो डोमिनियन देने की बात करता है, और लेकिन जो वो बातें कर रहा है कि एक संविधान सभा बनेगी, डोमिनियन बनेगा, ये सब, और आपको, लेकिन ये कब बनेगा, ये संविधान सभा कब बनेगी, इसका कोई खाका उनके पास नहीं था। और दूसरी ओर जो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, उनका बिल्कुल अलग एक साम्राज्यवादी रवैया था। लिथिगो भी उसी साम्राज्यवादी नीति के पोषक थे। तो इन लोगों का क्रिप्स से कोई एक जो होता है कि तालमेल बिठाना, वो नहीं हो पा रहा था। तो भारतीय नेताओं ने इस मंतव्य को समझ लिया, और अलग कारणों से कांग्रेस ने इस कारण से कि इसमें यह एक ऐसा एक प्रस्ताव था जिसमें यही नहीं पता था आपको कि ये लागू कब होने जा रहा है, तो इस पर आप जो है अपनी रजामंदी दे नहीं सकते थे। इस कारण से कांग्रेस ने इसको ठुकरा दिया। और दूसरी ओर जो अन्य नेता थे या मुस्लिम लीग के जो नेता थे, उनको लग रहा था कि चूंकि पाकिस्तान की मांग की बात तो आ ही चुकी थी, तो उनको इसमें अपना पाकिस्तान का निर्माण होता नजर नहीं आ रहा था। तो उन लोगों ने भी, तो इस तरीके से लगभग सभी दलों ने, जो राजनीतिक दल थे, चाहे वह
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो, मुस्लिम लीग हो, सभी ने इसको ठुकरा दिया। तो क्रिप्स मिशन असफल हो गया। और इसके बाद गांधी जी को कांग्रेस ने यह दायित्व दिया कि आप एक जन आंदोलन के लिए या जैसा भी आप उचित निर्णय लीजिए, आप जिस तरीके से, तो उस तरीके से आप एक आंदोलन खड़ा करने का पूरा आपको जिम्मेदारी दी जाती है। और खुद भी गांधी जो कि आम लोगों की मनोवृत्ति को समझने का, क्योंकि अफ्रीका से उनको एक लंबा अनुभव था, और आम लोगों की मनोदशा को कि कब वो आंदोलन में शामिल होंगे, कब वो नहीं उसमें शामिल हो पाएंगे या उस सक्रियता से भाग नहीं ले पाएंगे, इसका एक लंबा अनुभव था गांधी जी को। और उन्होंने एक अपना भी प्रस्ताव दिया कांग्रेस समिति को, जो पहले वर्धा में पेश हुआ और उसके बाद बम्बई में ऐतिहासिक सम्मेलन हुआ अगस्त 1942 में, जिसमें उन्होंने, जैसा कि आपने कहा, कि उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम आज़ादी के लिए अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना, या उन्होंने ये शब्द भी कहा कि अपनी जिंदगी हम अपने हथेली पर रखकर जो है आगे निकलें और ये भूल जाएं कि हमारी जिंदगी या मौत का क्या होने वाला है। अब हम स्वराज के लिए संघर्ष करेंगे और करेंगे या मरेंगे, ये उनका जो पूरा ये एक नारा देके। और अगले ही दिन जो है ये 8 अगस्त को ये पूरा हुआ। ग्वालिया टैंक, वहाँ बम्बई का बहुत ऐतिहासिक जगह, वहाँ पे ये भाषण दिया गया। और अगले ही दिन सुबह, बिल्कुल सुबह, आप पढ़ें इंडिया विंस फ्रीडम, जो मौलाना आज़ाद की किताब है, तो वो बिल्कुल बताते हैं कि अभी मैं सोकर उठा भी नहीं था कि पुलिस की गाड़ी आई और सभी, और वो मौलाना आज़ाद का अनुभव था। और जो कांग्रेस के तमाम राष्ट्रीय नेता थे, वो चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो या आज़ाद हो, और जो प्रांतों में भी जो नेता थे, सभी लोगों को अगले दिन गिरफ्तार कर लिया गया। और यहीं से 1942 क्रांति की शुरुआत होती है। ये पूरी पृष्ठभूमि रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। बलिया, सतारा और मिदनापुर, ये 3 जिले जो है सबसे पहले आज़ाद होते हैं। बलिया का संबंध 1857 से भी जुड़ा हुआ है। तो 1857 और 1942 लगभग 100 साल का सफ़र जो है ये तय करता है स्वतंत्रता आंदोलन। तो बलिया में ऐसी वो क्या खास थी, क्योंकि आंदोलन पूरे देश भर में ये गांधी जी के बाद जो है उनके आह्वान पर शुरू हुआ। विशेष रूप से अगर हम पूर्वांचल के पृष्ठभूमि को देखते हैं तो आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया, इन तमाम चीज़ों पे बहुत सक्रिय रूप से यहाँ के क्रांतिकारी जो है उभरते हैं। लेकिन बलिया सबसे पहले आज़ाद होता है, तो इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं? उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जो जनता की जो भागीदारी थी जी, लगभग तमाम, जैसे इतिहासकार सुमित सरकार, जिन्होंने आधुनिक भारत पर बहुत मानी खेज उनका काम है, तो उन्होंने ये कहा कि ये जो कई चरणों में, एक चरण ऐसा नहीं है कि एक चरण में ही यहाँ आंदोलन घटित हुआ। पहले तो ये शहरों में, जो बड़े शहर थे, वहाँ ये घटित होते दिखता है हमको। और फिर ये धीरे धीरे जो कस्बे थे, जो गांव थे, जो बिल्कुल दूर दराज के इलाके थे, वहाँ तक यह आंदोलन फैल गया जो। और सबसे बड़ी जो इसमें बात रही कि जो राष्ट्रीय नेतृत्व पूरा जेल में है और स्थानीय नेतृत्व जो बचा था, स्थानीय नेतृत्व को भी जेल में डाला गया। हाँ, बिल्कुल। और उसमें जो लोग बचे थे, कुछ लोग भूमिगत थे, जैसे कि समाजवादी नेता जो है लोहिया, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता जैसे लोग, अच्युत पटवर्धन, ये तमाम लोग कुछ बचे हुए लोग थे जो भूमिगत हो गए और लंबे समय तक उन्होंने आंदोलन चलाया जो है भूमिगत होकर। और इसको लेकर जो है एक तरीके से कहिए कि आग की लपट जैसा, जिसको दावानल जो कहते हैं कि जंगल की आग की तरफ फैलने का जो पूरा, तो इसमें यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि पूर्वांचल में सबसे उस समय की एक प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, वहाँ के छात्रों ने भी बहुत बड़ी भूमिका अदा की कि वो लोग, जहाँ उनका अपना जो जिला था, तो ट्रेन से आवागमन होता था और लोग ट्रेन के जो बोगियों में बैठकर वहाँ से लोग आए बनारस से। और उसके बाद सब, दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया, तो लोगों के पास अब जानकारी का कोई स्रोत भी नहीं था। तो जो लोग सुन पा रहे हैं, जो समझ पा रहे हैं, या जैसे भी एक मुंह से दूसरे मुंह तक जो भी बात फैली, तो ये आंदोलन बढ़ता चला गया। और फिर पूरे इलाके में मैं तो कहूँगा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखें, आजमगढ़ हो, चाहे वह गाजीपुर हो या बलिया हो, एक निरंतरता में हम देखते हैं कि बिल्कुल जैसे कि
बारूद का ढेर जमा हो और एक चिंगारी भर लगने की देर थी कि वो धीरे धीरे फैलता चला गया। और बलिया की अगर हम बात करें तो इसकी जो पृष्ठभूमि है, मतलब इसको एक स्वतः स्फूर्त क्रांति भी कहा जाता है कि बिल्कुल ये बल्कि एक इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने जो किताब लिखी उसका उन्होंने शीर्षक ही रखा स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन। अच्छा। अगस्त 42 पर वो फ्रांसिस हचिंस उनका नाम है, तो उन्होंने स्वतः स्फूर्त क्रांति ही कहा इसको। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा और बारीकी से समझते हैं तो हम देखते हैं कि इसके पीछे एक लंबी तैयारी भी थी। बलिया की ही बात करें तो हम देखते हैं कि कौमी सेवा दल यहाँ बना हुआ था, जो लगातार स्वयंसेवकों को जोड़ने का, उनके प्रशिक्षण का काम, समाजवादी साहित्य से उसका परिचय कराने का काम, और मूलतः ये लोग कांग्रेस के वॉलंटियर थे, जिसमें कि आप विश्वनाथ मिश्र जैसे लोग भी, और फिर जो है महानंद मिश्र जैसे, ये तमाम लोग उसमें शामिल थे, विश्वनाथ मर्दाना भी थे। तो ये सभी लोग उसमें जुड़े हुए थे और इन लोगों ने एक जो भूमिका थी उसको उन्होंने तैयार किया, जो उस समय उन्होंने जो प्रशिक्षण दिया, जो ट्रेनिंग कैंप चलाया, जो शिविर चलाए, वह हमें ये 3 साल 4 साल बाद देखने को मिलता है कि जो उस समय की तैयारी थी वो 1942 में आकर तो एक और जरूर यह स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, लेकिन इसके पीछे जो संगठनात्मक तैयारी थी वो 30-40 के दशक में हमको देखने को मिलती है कि ये जो पूरे लोग महानंद मिश्र जैसे लोग एक कौमी सेवा दल के रूप में जो तैयारी कर रहे हैं, विश्वनाथ जी जैसे लोग, तो वो उसका फल हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो और यही कारण है कि बलिया में यह आंदोलन इतना उग्र रूप लिया और इतने लंबे समय तक वो थोड़ा अपने आप को बचाए भी रख सका। जी। इसमें हम जैसा कि आपने बताया पहले भी कि तमाम राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो जेल में था, और लोकल स्तर पे भी जो है, जिले स्तर पे भी अगर हम देखते हैं तो चित्तो पांडे से लेकर के महानंद मिश्र और तमाम विश्वनाथ प्रसाद, तमाम लोगों को जेल में बंद रखा गया। जनता की इसमें कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसने कितना सहयोग किया, और इसमें कहा जाता है कि लोक की भूमिका, इसको आप किस रूप में देखते हैं? जी बिल्कुल, ये असल में एक जो गांधी जी के भारतीय परिदृश्य में आने के बाद जो आंदोलन हुए वो सही अर्थों में जन आंदोलन रहे, और असहयोग और सविनय अवज्ञा तो एक तरीके से हम यह कह सकते हैं कि वो नेतृत्व भी था उस समय उपस्थित, बिल्कुल गांधी थे और दूसरे बड़े नेता उपस्थित थे। यह इस अर्थ में जन आंदोलन अपने बिल्कुल संपूर्णता में था, क्योंकि नेतृत्व कहीं नहीं था, मतलब जो राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं था, स्थानीय नेतृत्व जरूर था जो नेतृत्व कर रहा था, लेकिन वह भी बहुत सारी जगहों पर नहीं था। जो जनता थी वह अपने से निर्णय ले रही थी, क्या गतिविधियां करनी है, क्या कार्यक्रम किस तरीके से इसको आगे बढ़ाना है, आंदोलन को कैसे एक दिशा देनी है, यह सारे निर्णय और सारे जो इसकी रूपरेखा है वह जनता ही बना रही थी। जनता ने देखा कि जो औपनिवेशिक जो अंग्रेजी राज है उसके ठिकाने कौन से हैं, उसके सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली केंद्र कहाँ से, जहाँ से वह हमारे जीवन को नियंत्रित करती है। तो उसने स्टेशनों पर हमला किया, उसने डाकघरों और तारघरों पर हमला किया, और उसने पुलिस स्टेशनों पर, मतलब वह अंग्रेजी राज का एक जमाना जिसमें कि लाल पगड़ी वाले जो कांस्टेबल या सिपाही को देखकर लोग जो है डर जाते थे, भाग जाते थे। अब वही लोग जो है थानों पर, जैसे कि बैरिया का आप उदाहरण ले, तो जो बैरिया में जाकर लोगों ने थाने पर जो है झंडा फहराने के लिए एक संघर्ष किया, झंडा उतार दिया गया, तो फिर लोग दोबारा अपनी संख्या में वहां पहुंचे जो है, और गोलियां खाई लोगों। तो उसको लेकर जो और बैरिया में जो हुआ और जिस तरीके से पुलिस ने बर्बरतापूर्ण जो है कार्रवाई की, गोलियां चलाई, और फिर पुलिस के लोग बारिश का फायदा उठाकर भाग निकले, तो और जब ये खबरें बलिया के दूरदराज के इलाकों में, चाहे वह नगरा हो, बेलथरा रोड हो, रसड़ा हो, यहाँ पर जब ये खबरें पहुंची कि बैरिया में तो यह हो गया, झंडा तिरंगा झंडा फहराने को लेकर इतना सब बवाल हो गया, लोगों पर गोलियां चली, तो बिल्कुल वो एक उभर कर जो एक विस्फोट हो गया जो क्रांति का, कि लोगों ने चाहे वो गोदाम हो या तारघर हो, डाकघर हो, स्टेशन हो या मालगाड़ियां हो, रेल की पटरियां हो, वो पूरा जो
एक ये प्रतीक थे कि रेलवे के जरिए जो है फौज का आवागमन होता था। पुलिस थाना तो हम जानते ही हैं कि वो पूरा नियंत्रण का एक जरिया था, और डाकघर के जरिए सूचनाएं जो है तार के माध्यम से जो है त्वरित जो है भेजी जाती थी। तो जो भी प्रतीक लगा लोगों को, कचहरियों पर हमले हुए और जहां जो जमीन से जुड़े हुए जहां दस्तावेज जमा थे जो है उन पर हमले किए गए, तो शोषण के जो जो प्रतीक लगे लोगों को सब पर उन पर धावा बोला लोगों ने। तो बिल्कुल ये अपने स्वरूप में एक जन आंदोलन, एक विराट जन आंदोलन था जिसमें नेतृत्व भी जनता ने किया। तो महत्वपूर्ण बात एक चीज़ ये मैं जानना चाहूँगा कि जैसे जनता की भूमिका रही क्रांति में, लेकिन जब हम इतिहास लेखन करते हैं, इतिहास जब हम पढ़ते हैं, तो उस इतिहास लेखन में जनश्रुतियों का और लोक का क्या महत्व है, उसको हम किस रूप में देखते हैं? क्या हम जैसे इतिहासकार तो तथ्यों पर आधारित सूचनाएं हम इकट्ठा करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे मतलब किंवदंतियों में या फिर कहावतों में, मुहावरों में, लोकगीतों में बहुत सारी चीज़ें प्रचलित होती है, चित्तू पांडे से लेकर के मंगल पांडे तमाम, तो उसको हम इतिहास में रखेंगे या नहीं रखेंगे और किस रूप में हम देखते हैं उसको? जी बिल्कुल। अब जैसे 20वीं सदी के उत्तरार्ध में मौखिक इतिहास का एक पूरा एक विधा जो है उठ खड़ी हुई, जिसमें खासकर उन जन समुदायों का जिनके पास लिखित इतिहास नहीं था या लिखित दस्तावेज नहीं थे, उनके लिए मौखिक इतिहास एक महत्वपूर्ण स्रोत बनकर उभरा। भारत में चूंकि लिखित इतिहास भी था, दस्तावेज भी थे, लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि वे दस्तावेज जो हमको लिखित मिल रहे हैं उसके पीछे एक पूरा मनोविज्ञान काम कर रहा होता है, जो सत्ता के साथ जुड़ा हुआ होता है। कि अगर हम औपनिवेशिक काल के अभिलेखागार से कोई सामग्री लेते हैं तो वह जरूर कहेगा कि जो ये नेता है, यह स्थानीय नेता है, ये दंगे भड़का रहा था, लोगों को भड़का रहा था, लोगों को उकसा रहा था कि वो तो वो राज्य के नजरिए से तैयार किए गए दस्तावेज। बिल्कुल। और जैसे हम देखते हैं कि 1857 के विद्रोह की हम बात कर लें या क्रांतिकारियों की हम बात कर लें, तो उन लोगों ने दस्तावेज कुछ तो जरूर मिलते हैं उनके दस्तावेज ही, लेकिन उन लोगों ने, क्योंकि अब जैसे क्रांतिकारियों का अगर हम जिक्र करें तो क्रांतिकारियों की गतिविधियां वो एक गुप्त गतिविधियां वो रखना चाहते थे, क्योंकि जरूरत थी, उनकी रणनीति का वो हिस्सा था कि हमारी गतिविधियों की जानकारी और अन्य लोगों को न हो जो संगठन से जुड़े हुए नहीं। तो इसके लिए जरूरी था कि जो भी उनके दस्तावेज हों, पैम्फलेट हों, उनको नष्ट कर दिया जाए, ताकि ऐसा न हो कि पुलिस जो है हमारे हेडक्वार्टर पे या हमारे जो मुख्यालय पे हमला करे तो उसको दस्तावेज मिल जाए, या हमारे कौन सदस्य हैं, कौन लोग हमको फंडिंग कर रहे हैं, ये सब पता चल जाए। तो उन्होंने नष्ट किया, और ये जानबूझकर किया गया कि जो पुलिस है या जो अंग्रेजी राज है उसको हमारे बारे में जानकारी न मिल जाए। और ब्रिटिश राज ने भी उनका जो दस्तावेज था वो नष्ट किया। तो इसलिए इतिहास के ये विरुद्ध नहीं है मौखिक इतिहास, बल्कि इतिहास या जो लिखित दस्तावेज हैं उनका एक पूरक है, एक महत्वपूर्ण जो है उसको सहयोग करने वाला एक जो विधा है, या कह लीजिए जो ऐतिहासिक स्रोत है, जिसमें किंवदंतियां हैं, जिसमें गाथाएं हैं, जिसमें लोकगीत हैं। जबकि अगर हम देखें तो यहाँ बलिया से ही प्रसिद्ध नारायण सिंह जैसे जो कवि हुए, उन्होंने भोजपुरी में 42 के आंदोलन को लेकर जो है बहुत सुंदर उन्होंने लिखा जो है कि किस तरीके से अत्याचार हुआ और किस तरीके से उन्होंने लोगों ने प्रतिरोध किया। तो जो आम जन का प्रतिरोध है या जो आम जन की जो आकांक्षाएं थी, वो किस लिए आंदोलन कर रहे थे, वो क्या हासिल करना चाहते थे, वो सारी चीजें हमको उनका जो सृजित किया हुआ जो लोकगीत है, उनके जो लोक गाथाएं हैं, उनकी जो किंवदंतियां हैं, उसमें हमें मिलता है। तो यह इतिहास बनाम लोकगीत या इतिहास बनाम लोक गाथा या किंवदंती का सवाल नहीं है, बल्कि यह इतिहास और समृद्ध होता है, उससे समृद्ध होता है। ये विरुद्ध नहीं है, बल्कि ये दोनों के साथ साथ अगर हम ले सकें और उसका समावेश कर सकें, क्योंकि यह भी सही है कि कई बार उसमें अतिरंजना भी होती है, वो ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन हम उसको दोनों का समायोजन अगर कर लें, कि हम तथ्यों का भी मिलान कर लें और उसमें जो एक
हमें सामाजिक और सांस्कृतिक जो जानकारी मिल रही है, कि हो सकता है कि वो तथ्यात्मक रूप से कुछ बातें उसमें बढ़ा चढ़ा कर कह दी गई हों, लेकिन उसमें जो लोक की जो आकांक्षा है या जो लोकमानस कैसे उसमें हमको दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए वो बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण है जी। ये जरूरी बात आपने कही। और अब एक आखिरी सवाल मैं लूँगा आपसे कि 1942 की क्रांति पर हम क्यों गर्व करें, और उस क्रांति से हमें क्या सीख मिलती है, हम क्या सीख लेते हैं उससे? कि 42 का आंदोलन जो एक तो सबसे बड़ी जो चीज़ है कि यह जनता द्वारा चलाया गया आंदोलन था, जिसने आगे आने वाली जो पीढ़ियों के लिए प्रेरणा दी, और एक जो चुनौती देने का जो भाव था वह, जिसमें कहा जाता था कि वो अंग्रेजी राज जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था, लोगों ने दिखा दिया अपनी जो एक वीरता भरे कृत्यों से कि अब बिल्कुल ये अस्त होने का अब समय आ गया है, कि अब अधिक समय तक, और द्वितीय विश्व युद्ध में बिल्कुल हालत उनकी यह नहीं रह गई कि वो साम्राज्य अपना लंबे समय तक चला सके। तो सबसे बड़ी तो जो जनता की प्रतिभागिता थी इसमें, यह आंदोलन, और जिस तरीके से लोगों ने औपनिवेशिक दमन का या बर्बरता का सामना किया, और अगर इन नेताओं को भी हम देखें जो ऐसा नहीं था कि अगर जनता का जन समर्थन नहीं मिलता तो चित्तू पांडे या महानंद मिश्र या विश्वनाथ जी जैसे लोग यह आंदोलन लंबे समय तक चला पाते या इतने यह विराट रूप ले पाता। तो जनता का समर्थन भी था, और जनता ने या जैसे जब ये लोग आंदोलन के बाद जब पुलिस आई, दमन जब शुरू होता है, सेना आई, और जब दमन शुरू हुआ, तो जिस तरीके से लोगों ने इन लोगों को छिपाया या शरण दी अपने जगहों पर, और पुलिस को गुमराह किया, सेना को गुमराह किया, और यह सब करते हुए और यह जानते हुए उन्हें प्रश्रय देना या अपने नेताओं को बिल्कुल छिपा कर रखना कि कल को जब उनको जानकारी होगी सेना या पुलिस को, तो आपका मकान जला दिया जाएगा, आपकी संपत्ति कुर्की हो जाएगी। और यह हुआ, बलिया के ही बहुत सारे लोगों के साथ यह हुआ कि जिन्होंने जो आंदोलन में शामिल रहे या जिन्होंने आंदोलनकारियों को कोई भी किस्म की सहायता दी, उनके साथ जो एक दमन की कार्रवाई हुई जिसमें मकान की कुर्की कर देना या मकान जला देना, हाँ, बहुत सारी घटनाएं, ये सारी घटनाएं। और उसके बाद भी लोगों ने जिस तरीके से आंदोलन को अपना समर्थन दिया, तो एक जो जन की जो प्रेरणा है और आज़ादी की जो उनकी जो ख्वाहिश थी कि आज़ादी को हासिल करना है, जो गांधी जी ने कहा था कि अब हम अपनी जान हथेली पर लेकर सड़कों पर उतरेंगे, तो वो बिल्कुल भारतीय जनता ने, बलिया की जनता ने, आजमगढ़, गाजीपुर और देश के तमाम जिलों की जनता ने उस जो उन्होंने आह्वान किया था उसका अक्षरशः पालन किया और एक नज़ीर छोड़ दी कि अगर जनता उठ जाए, जनता अगर यह तय कर ले कि uसे इस दमनकारी सरकार को या इस दमनकारी सत्ता को पलट देना है, तो कोई भी, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली सत्ता हो या दमनकारी पूरी मशीनरी हो, वो उस जनता के सामने नहीं। बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। चीज़ और मैं छोटा सा कि जैसे 1942 की जो क्रांति होती है, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेजियों के विरुद्ध होता है, अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध है। इसका हम सामाजिक जो सरोकार है इसका, और समाज में इसको हम किस रूप में देखते हैं, बस कि आपसी जो, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, दलित और स्वर्ण, ये तमाम चीज़ें हम बटे हुए हैं, तो उस दौर को अगर हम याद करें, 1942 की क्रांति के दौर को अगर हम याद करते हैं, तो उस दौर को हम इस विभिन्नता को कैसे देखते हैं उस दौर में? जी बिल्कुल, ये राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान ये हमें देखने को मिलता है और इतिहासकारों ने इस पर लिखा भी है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन में जो आंदोलन के चरण हैं उसमें ये सारी विभिन्नताएं या सारे जो विभेद थे वो मिट जा रहे थे। लेकिन ये भी एक हमारी सीमा रही हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की कि जैसे ही आंदोलन वो कमज़ोर होता था, ये फिर ये जो तमाम विभिन्नताएं थी या विषमताएं थी ये उभर आ जाती थी। और ये हम देखते हैं कि जैसे जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो फिर से 20 के दशक में पूरा उभार होता है सांप्रदायिक शक्तियों का। और सविनय अवज्ञा के बाद 31 में जो है कानपुर में और तमाम जो उस समय यूपी था, युक्त प्रांत जो है, वहाँ पूरा दंगे होते हैं जिसमें गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे एक पत्रकार और देशभक्त
नेता जो है मारे जाते हैं। तो ये भी एक सच्चाई है कि राष्ट्रीय आंदोलन में जो आंदोलन का चरण है वह इन सारी विभिन्नताओं को मिटा जरूर देता है, लेकिन यह अस्थाई नहीं बन पाता है। और ये जैसे ही आंदोलन कमजोर पड़ता है, फिर से ये जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं या जो बंटवारा करने वाली शक्तियां हैं, ये फिर से सर उठा लेती हैं, ऐसा हमको दिखाई देता है। तो सबसे बड़ी जो इसमें प्रासंगिकता ये है कि इसने लोगों को जोड़ने का जो यह आंदोलन है, आप इसमें देखें कि सभी समुदायों के लोग जो बिल्कुल भूमिहर, जो भूमिहीन जो खेतीहर है या खेती मजदूर है, वो भी इसमें शामिल हो रहा है। इसमें जो कोई वकील है वो भी शामिल हो रहा है। जो वर्ग और जाति के भेदों से परे उठकर, धर्म के भेद से परे उठकर यह आंदोलन जोड़ने का काम करता है, लेकिन ये अस्थायित्व तो नहीं बन पाता है। और फिर हम देखते हैं कि 42 में ये आंदोलन होता है और 5 साल बाद ही आज़ादी मिलती है, लेकिन विभाजन भी साथ ही साथ होता है। ये बड़ी बात है। तो बहुत सारी बातें आपसे हुई इतिहास के बारे में, और दोस्तों हम लोगों ने समझा कि 1942 की पूरी पृष्ठभूमि क्या रही और इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें हुई, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुभनीत जी। और मित्रों, हम 1942 की क्रांति से और भी जुड़ी हुई कई चीज़ें हम लेकर के आ रहे हैं इस अगस्त महीने में, और हमारा ये संवाद कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, हमें आप जरूर अपना फीडबैक देते रहें। मिलते हैं अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।